शिवराज झा सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। टोंटो प्रखंड के सेरिंगसिया में शहीद स्थल पहुंचे सीएम ने शहीदों को नमन किया और उनके साथ उनकी पत्नी साथ ही गांडे विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। आपको बता दें कि 1837 ईस्वी में पोटो हो की अगुवाई में आदिवासी समुदाय के विद्रोहियों ने तीर धनुष से सशस्त्र अंग्रेजी सैनिकों पर हमला किया था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सीएम ने 315 करोड़ की 178 योजना का शिलान्यास और करीब 97 करोड़ की 68 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन नाराज भी दिखे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर सबसे पहले शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। कल परसों भारत सरकार का बजट आया है। उस बजट में झारखंड प्रदेश के लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे आदिवासियों के लिए लोगों ने कुछ ही नहीं दिया। खाली 10 बरस से चला रही योजना का नाम बदल बदल करके हमारे सामने परोसने का काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना अधिकार लेने जानते हैं। लड़के लिया है झारखंड और लड़के लेंगे अधिकार, ये भी हमें पता है। झारखंड में अंतिम सांस गिन रहे नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। बोकारो में 22 जनवरी को 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इसके बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं, अपने हथियार फेंक कर भाग रहे हैं। झारखंड में डीजीपी ने लाल आतंक के खात्मे के लिए डेडलाइन भी तय की है और इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बोकारो में नक्सलियों पर नकेल, हथियार छोड़ फरार हो रहे नक्सली, अंतिम सांस गिन रहा लाल आतंक, सुरक्षा बलों की दबिश, कांप रहे नक्सली। घातक हथियार AK-47, 90 राउंड कारतूस, वर्दी और जैकेट। ये तस्वीर है बोकारो एसपी ऑफिस की। नक्सलियों पर बढ़ रही दबिश और सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता की। 22 जनवरी को बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला समेत 2 नक्सली ढेर हुए थे। सुरक्षा बलों से घिरे नक्सलियों ने जान बचाने के लिए भागना मुनासिब समझा, अपने हथियार छिपाकर फरार हो गए। और सर्च के दौरान डेगाकरा गांव से करीब 200 मीटर की दूरी पे जो जंगल है, जंगल जारे में चट्टान के नीचे उसका छुपाया हुआ जो AK-47 है अलॉन्ग विद 90 राउंड्स एमोंग, उसके साथ साथ उसका जो एम्यूनिशन रखने वाला जो उनका जैकेट वगैरह और उनका वर्दी और जो डेली यूजेस में कुछ सामान वगैरह साबुन और कैंची वगैरह हम लोगों ने बरामद किया है। झारखंड पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई में 4 पेट्रोल बम भी बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल यूनिट ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। हाल के दिनों में झारखंड में लाल आतंक पर पुलिस की बढ़ती दबिश का ही नतीजा है कि नक्सलियों के पैर उखड़ रहे। जान बचाकर भाग रहे नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान भी जारी है। हम लोग फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं, जो नक्सली भागा है उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं और आने वाले टाइम पे उन लोग को जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कभी झारखंड में समानांतर सरकार चलाने वाले नक्सली अब दुबक चुके हैं। डीजीपी ने भी मार्च 2025 तक नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की है। इसे देखते हुए राज्य के केवल 5% इलाके में सिर उठाए लाल आतंक के फंड को कुचलने में सुरक्षा बल के जाबाज जुट चुके हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही नक्सलियों के जड़ से खात्मे का शुभ समाचार मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची पुलिस के रिमांड पर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके तार झारखंड राज्य के बाहर भी फैले हैं। कई सफेद पोश का उसे साथ भी मिल रहा है, जो अपराध की दुनिया से होने वाली काली कमाई को सफेद बनाने में जुटे हैं। अब ATS के रडार पर वैसे लोग हैं जिनके साथ से गैंगस्टर फल फूल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का इंटर स्टेट कनेक्शन, एजेंसियों की पूछताछ में खुले कई राज, रियल एस्टेट में लग रहा गैंगस्टर का पैसा,
मददगारों की लिस्ट तैयार, एक्शन का इंतजार। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पांव दूसरे राज्यों में भी फैले हुए हैं। रिमांड पर पूछताछ में गैंगस्टर ने जो राज खोले हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। मिली जानकारी पर गौर करें तो गैंगस्टर का इंटरस्टेट कनेक्शन सामने आया है। बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल के कुछ सफेद पोश सुजीत की काली कमाई के पैसे को रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं और उसे कानूनी कवच दिया जा रहा है। इसी के साथ बिहार सहित दूसरे राज्यों से सुजीत सिन्हा को हथियार की भी सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। अब पुलिस हथियार सप्लायर के साथ ही सफेद पोशों की भी लिस्ट तैयार कर रही है ताकि नकेल कसी जा सके। कुछ वेपन सप्लाई में झारखंड के बाहर के राज्यों के भी लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं और जो निवेश पैसे के किए गए हैं उसमें भी, तो उसमें उसी आधार पर आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है, आगे भी छानबीन की जा रही है। और मांझी इलाके में जमीन कारोबारी पर फायरिंग मामले में सुजीत सिन्हा गैंग का नाम सामने आया था, जिसके बाद रांची पुलिस ने गैंगस्टर को 48 घंटे के रिमांड पर लिया था। अब गैंगस्टर के नए से लेकर पुराने मददगारों की लिस्ट एटीएस के हाथ लग चुकी है, जिसके बाद मददगार एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। एक ज्वाइंट कोऑपरेशन कर ज्वाइंट रेड्स या ज्वाइंट आसूचना संकलन साथ में करना और रेड करना और वेपन सप्लाई पर हम लोग खासकर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और खासकर जो क्राइम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उस पर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें कुछ तार झारखंड राज्य के बाहर के भी जुड़ रहे हैं, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कभी जिसके नाम से कारोबारी थर्राते थे, आज पुलिस की कस्टडी में है। उससे मिली जानकारी के आधार पर मददगारों पर नकेल कसने की तैयारी है। वो दिन दूर नहीं जब सुजीत सिन्हा जैसे गैंगस्टर की काली कमाई को सफेद बनाने वाले और आतंक के पेड़ को पालने और पोसने वालों पर भी गाज गिरेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लातेहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। अमन साहू राहुल सिंह गिरोह पर दबिश देखने को मिली है। अमन साहू गिरोह के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। कोयला कारोबारी पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। राहुल सिंह अमन साहू गैंग का नेतृत्व कर रहा था। पिस्टल, कारतूस और हथियार जब्त किए गए हैं। 3 के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है बिलेंद्र गंजू, मुन्ना गंजू, उमेश गंजू, दिलीप उरांव और विकास साव। इनके पास से हथियार की बरामदगी की गई। इसमें है एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 mm के 11 राउंड, 2 देसी कट्टा और अन्य राउंड, मोबाइल फोन इत्यादि और 2 पल्सर मोटरसाइकिल। रेयर नर्व्स डिजीज गुलियन बेरे सिंड्रोम के 2 दिन में 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रांची के बाद अब कोडरमा की बच्ची पीड़ित मिली है। खास बात है कि दोनों ही महाराष्ट्र से आए थे। रिपोर्ट से जानिए क्या है बीमारी, क्या है इसके लक्षण और अगर कोई मरीज इसकी चपेट में आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। गुलियन बेरी सिंड्रोम महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने लगा है। झारखंड में 2 दिनों के भीतर 2 मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला रांची से सामने आया, जहां 5 साल की एक बच्ची को गुलियन बेरी सिंड्रोम के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा मामला कोडरमा की रहने वाली संदिग्ध बच्ची में बीमारी के लक्षण के तौर पर सामने आया है। उसको मैंने एक कमर है ना, एक कमरे से मैंने उठ बैठ नहीं सका, चल नहीं सका। कितना दिन से ऐसा है? हुआ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से। तो पहले कहाँ इलाज करा रहे थे आप? पहले कहाँ इलाज हो रहा था? यही रानी। अभी लाए हैं यहाँ? कल लाए। तो मुंबई में रहती है ये? कोल्हापुर में रहती है। कोल्हापुर में? वहीं पे तबीयत खराब हुआ था ना? हाँ, वहीं मैंने किया तो 2 हफ्ता ठीक रहा और उसके बाद खाना वाना खाया पिया, रात में ठीक, खेले कूदे सब किया और मैंने सुबह उठने नहीं। जीबीएस का एक और संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बच्ची रिम्स में भर्ती है और इस बच्ची का भी महाराष्ट्र ट्रेवल हिस्ट्री है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जीबीएस की पहचान करें तो कैसे। गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण।
चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी, चेहरे के पक्षाघात के लक्षण, छाती की मांसपेशियों में कमजोरी, बोलने और खाने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, कमजोर नजर आना, शरीर का संतुलन होना। एक बच्ची है जो कल एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी और संपर्क किया गया क्योंकि उनके पास आयुष्मान नहीं था और गरीब परिवार से हैं तो पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने ACS महोदय को संपर्क किया और फिर निदेशक महोदय के माध्यम से यहाँ पे उनका एडमिशन हुआ, शिफ्ट किया गया है पेशेंट को। अभी डॉक्टर सुनंदा झा के अंदर में वो पेशेंट एडमिट हैं जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बच्चे की हालत अभी बेहतर है पहले से। उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया था। पैरों में अभी उनकी कमजोरी की शिकायत है। इन मामलों के सामने आने के बाद फिलहाल सतर्कता बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसे किसी भी लक्षण को आप देखते हैं तो घबराने की जगह डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, धनबाद में निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य मंत्री के आदेश की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मरीज की मौत के बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाए और उसे बंधक नहीं बनाया जाए, लेकिन SJAS अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत के बाद भी शव देने से इनकार करने का आरोप लग रहा है। गिरिडीह के सुधीर कुमार वर्मा को एम्बुलेंस ने 31 जनवरी को ठोकर मार दी थी। इलाज के लिए सुधीर को SJAS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इलाज के लिए 3.5 लाख रुपए जमा कराए गए थे। मौत के बाद भी अस्पताल की ओर से 1,35,000 रुपए और जमा करने को कहा गया है, जिसके बाद ही शव देने की बात कही गई। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। और अगली खबर भी आपको धनबाद से बताते हैं, जहां शर्फी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज दिलीप मंडल की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल सिंदरी बस्ती के दिलीप मंडल सड़क हादसे में घायल हो गए थे। अशरफी अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के बाद शनिवार को छुट्टी भी देने का भरोसा दिया था। इसी बीच रविवार को अस्पताल की ओर से दिलीप मंडल की मौत की जानकारी मिली। साथ ही इलाज के बकाये बिल के रूप में 40,000 रुपए भी जमा करवाने को कहा गया। लोगों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन पर बातचीत के जरिए मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगा है। मैंने एडमिट कराया, यहाँ ये लोग बोला गया कि डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज मतलब परसों का डेट था डिस्चार्ज होने का, और ये लोग डिस्चार्ज का वजह से हम सुबह सुन रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जब आदमी पूरा सक्सेसफुल है तो वो डिस्चार्ज ये सांस लेने में कैसे दिक्कत हो रहा है? ये इनका लापरवाही से मेरा पापा का जान गया है। कल फिर एक पर्ची में लिख के दिया है कि 40,000 रुपया आपको इसका पेमेंट करना है। ये देख चुके, इसका फार्मेसी का पेमेंट कीजिए। अब आदमी मरने के बाद फिर फार्मेसी से पेमेंट कीजिए। अब सोचिए, जो पेशेंट जो डॉक्टर शनिवार को रिलीज कर रहा था, ओके था, वो पेशेंट मर कैसे जाएगा? ऐसा क्या हुआ उसका साथ रात में जो पेशेंट मर गया? हम लोग वही जानना चाहते हैं कि पेशेंट के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। अभी कहना है कि जो तो हो गया, अभी आप जो लिए हैं, जो पैसा हम लोग 3 लाख 2 लाख खर्चा जो किए हैं, वो पैसा और उसका जो बेटा है वो तो जो जाने का वो चला गया। अभी उसका बेटा क्या करेगा? ये जो मौत हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और सवाल ये कि शव को क्यों बंधक बना रहे हैं निजी अस्पताल। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मौत के बाद भी क्यों मांगी गई बकाया रकम, ये वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश की क्या अहमियत नहीं है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह आदेश दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश की क्या अहमियत नहीं है? जो अस्पताल प्रबंधन है उसे फॉलो आखिर क्यों नहीं कर रहे? गिरिडीह में वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अहिल्यापुर थाना के करमय गांव में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे DFO के निर्देश पर पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने मुक्त कराया है।
जमीन को मकान की नींव बनाने के लिए खोदा जा रहा था। इसी बीच वन विभाग की टीम ने धावा बोला और जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान अतिक्रमणकारी फरार हो गए, जबकि निर्माण कार्य को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े सामान को भी जब्त कर लिया गया। झारखंड में निकाय चुनाव होना बाकी है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक दलों की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अगर दलगत आधार पर निकाय चुनाव होता है तो बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दलीय आधार पर चुनाव होने से पता चलता है कि कौन कितना मजबूत है और शहर में जिसकी सरकार बनती है उसकी भी मजबूती का पता चल जाता है। तो बता रहा हूँ कि अच्छा रहता अगर पार्टी बेसिस पर होता, थोड़ा मतलब अच्छा रहता, उसमें मजबूती मिलती, क्योंकि ये अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं यही तो असली शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत किसकी कितनी पकड़ है और कौन कितना मजबूती के साथ जनता के लिए काम कर रहा है, जनता उसको रिकॉग्नाइज करे, वो पता चल जाता। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी बीजेपी की ओर से मनाई जा रही है और इस दौरान पूरे साल बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का झारखंड से गहरा नाता रहा है। 14 फरवरी 2025 तक अटल स्मृति संकलन और संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद अटल विरासत सम्मेलन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चलाया जाएगा। इसमें पार्टी कार्यकर्ता के साथ कवि और लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया है और उसी क्रम में 14 फरवरी 2024 तक अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा है। अगली खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां सोलर लाइट के लिए पोल गाड़ने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। सीहोडीह मेन रोड की घटना है। मृतक ऋतिक कुमार राम सीहोडीह का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि एमएलए फंड से सोलर लाइट लगाई जा रही थी और इसी दौरान पोल गाड़ा जा रहा था, जिसमें 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में वो आ गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर की मौत से नाराज लोगों ने शव के साथ बरगंडा चौक पर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। में सोलर लाइट लगाने के क्रम में एक मजदूर का सट गया 11,000 तार में और वो इलाज करने में जाते हुए सदर हॉस्पिटल में इसका मृत्यु हो गया। और बहुत गरीब परिवार से लोग बिलोंग करता है, मजदूर क्लास का है और इसके परिवार में मात्र एक ही पुत्र है इसका, और शादी हुए हमको लगता है कि मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है, उसका भी एक बच्ची है। तो वही यहाँ पर लोग प्रशासन से मांग कर रहा है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में एक अजीब घटना देखने को मिली, जहां 15 साल की नाबालिग की मां का अपनी नाबालिग बेटी पर भी दबाव बनाती थी, वो भी उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने थाने में लिखित शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बच्ची के द्वारा जो है अपनी मां और गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि वो उसकी मां जो है वो उस आदमी के साथ जो है गलत करने के लिए जो है उस पर दबाव डाल रही थी, जिसको लेकर के FIR दर्ज किया गया है और प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने पर उसे जेल भेजा गया। बात जमशेदपुर की करेंगे। जमशेदपुर में बाघ के साथ ही अब हाथियों का भी आतंक देखने को मिल रहा है। सुंदरनगर क्षेत्र में जंगली हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं, जिससे लोग काफी डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस हाथी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रिहायशी इलाके में हाथी घुस आए हैं और घर के पास हाथी का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथी देखा गया, जिसका प्रमाण CCTV फुटेज में देखा गया है। हम लोगों ने वन विभाग को सूचना किया और सूचना के बाद वन विभाग वालों के कर्मचारी लोग आकर के खोजबीन किए, मगर हाथी नहीं मिला। अभी वन विभाग हाथी की
खोज कर रही है। जमशेदपुर में बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा 2 दिन तक मनाई जा रही है। जमशेदपुर में झारखंड की पहली महिला यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से मां शारदे की पूजा की। विमेंस कॉलेज पहुंची छात्राएं पारंपरिक परिधान में नजर आईं और पूजा अर्चना के बाद जमकर मस्ती भी हुई। इस दौरान डांस और धमाल भी दिखा। अलग अलग गानों पर जूनियर और सीनियर छात्राओं ने अपना अपना हुनर दिखाते हुए डांस किया। दूसरी तरफ कई छात्राएं इस खूबसूरत पल को यादगार बनाने के लिए अपने मोबाइल में वीडियोस बनाती नजर आईं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।